हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए पीवाईक्यूज की वीडियो लेकर आ चुके हैं। एसएसटी की ये हमारी 5वीं वीडियो है। हम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों को हम बता दें कि हमने ये सीरीज चलाई हुई थी जिसके अंदर हम एसएसटी के सारे ईयर्स के यानी पिछले 10 साल के सारे पेपर जो है उनका कंप्लीट एनालिसिस हम अपने चैनल के ऊपर कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं। उस सीरीज की बच्चों ये हमारी आज 5th वीडियो है। 2021 और 2022 वाला जो हमारा एसएसटी का एंट्रेंस हुआ था, उस एंट्रेंस के अंदर जितने भी हमारे एसएसटी के क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन अमूमन जो है हमारे पूछे जाते हैं। उस हर एक क्वेश्चन को आज हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं। अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमने इस चैनल के ऊपर की हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी थीम्स हमको रिपीट होती हुई दिख रही है ना। तो हर बार ऐसा होता है, कम से कम 10 सवाल, 10 से 20 सवाल ऐसे होते हैं बच्चों जो डिट्टो बिल्कुल सेम वर्ड टू वर्ड आपके एग्जाम के अंदर जो है रिपीट होते हैं। और थीम तो लगभग लगभग जो है रिपीट होती है। सिलेबस सेम है, हमने बार बार देखा है ना। एक सिलेबस से इतने टाइम से एंट्रेंस होता हुआ आ रहा है, आप खुद सोचो कहां से जो है नए सवाल बनकर आ जाएंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम जो है सवाल है, वो सारे रिपीट होते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन। सवाल के अंदर बच्चों बताना है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ये इवेंट कब हुआ था, है ना। तो हमने जो है सिविक्स के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, आप सब बच्चों ने भी पढ़ा होगा। आंसर जो है आपको पता होगा। ठीक है, जल्दी से चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों 2 दिसंबर 1982। 2 दिसंबर 1982 को जो है भोपाल के अंदर ये ट्रेजेडी होती है। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हमको याद रखने हैं बच्चों, देखो ये सवाल भोपाल गैस ट्रेजेडी से है। इस क्वेश्चन का जो थीम है बच्चों वो है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी। इससे रिलेटेड कई तरीके से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सर कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर हमसे डेट पूछा है, सेम इसी टॉपिक के ऊपर दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ सकता है सर वो कंपनी कौन सी थी जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई, है ना बच्चों। तो हमको ये भी याद रखना है, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था बच्चों? यूनियन कार्बाइड वाज द कंपनी। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों हमसे पूछ सकता है कि कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी, गैस का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो गैस कौन सी थी? गैस थी सर मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। दिस वाज द गैस दैट वाज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। हमसे ये भी पूछा जा सकता है, हमसे और ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों जो कंपनी है ये यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है ये किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, क्या चीज बनाती थी। तो देखो एक थीम से इतने सारे सवाल बन सकते हैं। और हमारी ये जो पीवाईक्यू सीरीज है जो हम एनालिसिस क्वेश्चंस का कर रहे हैं, इसकी बेस्ट बात बच्चों यही है ना। हम एक थीम को उठाते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे सवाल बन सकते हैं सारे के सारे हम सवाल कवर कर लेते हैं। इस तरीके से आपके एक टॉपिक से सारे सवाल कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमसे पूछा जा सकता है कि किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, तो बच्चों पेस्टिसाइड्स बनाती थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या बनाती थी? पेस्टिसाइड्स बनाती थी। देखा, कंपनी का नाम भी पूछ सकता है, गैस भी पूछ सकता है, वो क्या बनाती थी बच्चों हमसे क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकता है। प्लस और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ की थी। ठीक है, तो हमको ये भी याद रखना यूनियन कार्बाइड वाज एन अमेरिकन कंपनी। ठीक है, देखो एक टॉपिक है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक सवाल ये वाला जो हमसे पूछा गया। और इससे अलग हमने कितने सवाल बनाए? 1 2 3 4 और 5। 5 सवाल एक टॉपिक से 5 तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थीम वाइज जो स्टडी होती है उस तरह से हमको एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम इज। कोई भी जो हमारा क्राइम होता है उस क्राइम के अंदर जो पहला स्टेप होता है बच्चों इन्वेस्टिगेशन का, वो क्या होता है? ठीक है, सिविक्स के चैप्टर का सवाल है ना, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर हमने इस चैप्टर को जो है पढ़ा है, उसी से सवाल है। ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी पनिशमेंट, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन, या ऑप्शन डी बच्चों FIR। कौन सा स्टेप होता है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किसी भी क्राइम के अंदर, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है? आंसर सभी बच्चों को पता है, बहुत हवा सा सवाल है ना, एकदम ऐसे सवालों को उड़ा देना। 3 सेकंड से ज्यादा ऐसे सवालों पर टाइम नहीं लगना चाहिए। हमको अपना टाइम भी मैनेज करना है। जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है, जो हमारा साइंस का पोर्शन है, उस पर टाइम ज्यादा देना है। एसएसटी के सवाल, पहली चीज एसएसटी इजी है, दूसरी चीज एसएसटी जो है आप यहां से कर रहे हो तो डबल इजी हो जाती है ना बच्चों। तो आपको एसएसटी के सवालों में तो टाइम लगाने नहीं है। आंसर इसका बच्चों हो जाएगा डी। FIR जो होता है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन।
जब भी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है बच्चों, एफआईआर होता है। ठीक है, एफआईआर के बाद क्या होता है बच्चों, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस उसके बाद चार्जशीट फाइल करती है। ठीक है, और चार्जशीट फाइल के बाद क्या होता है, चार्जशीट फाइल के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल हमने कल देखा था, है ना, कि कोई अगर गिल्टी है या इनोसेंट है उसको कौन जो है तय करता है। उसके अंदर हमने देखा था, उसका आंसर बच्चों जज था, है ना। जज का फाइनल काम होता है किसी को भी गिल्टी तय करना या किसी की इनोसेंस को प्रूव करना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जल्दी से देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये सारे जो है पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों लोकसभा और सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ ये दोनों ही पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। तीसरा है सिर्फ लोकसभा ही पार्लियामेंट का पार्ट होता है। या डी है बच्चों प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, है ना। तो बहुत आसान सा सवाल है, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज वाले चैप्टर से ये सवाल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है बच्चों, पार्लियामेंट बनता है ना। मैंने अपनी क्लास के अंदर इतनी बार ये सवाल करवा दिया है ना कि बच्चों के एकदम ना फिंगर टिप्स पे है ये सवाल। ठीक है, तीनों को मिलाकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। आगे चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है। आपको अगर याद होगा तो इससे पिछले वाले शायद सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर मैंने ये सवाल वहां पर करवाया था। ठीक है, जहां पर यहाँ फॉर्मल लिखा हुआ था मैंने उसको फाइनल करवाया था, है ना। सेम सवाल सेम वर्डिंग और वापस से देखो रिपीट हो गया, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज करने का यही फायदा होता है। पीवाईक्यूज हमको एक तो ये बताते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, दूसरा हमको बताते हैं क्वेश्चन किस टाइप के एग्जामिनर हमसे पूछने वाला है, और तीसरा बच्चों हमको ये भी पता चलता है कौन कौन से थीम्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट कौन करता है, कौन फाइनल इंटरप्रेटर है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कंप्रीहेंड कर बताता है। आंसर बच्चों हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं तुमको इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अक्सर जो मेंबर्स थे दे वर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, लो बैकग्राउंड से थे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चों जो लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है, वो ऐसी लैंग्वेज है कि वो सबको समझ नहीं आती है ना। उसके अंदर बहुत सारी लीगैलिटी है, बहुत सारे लीगल टर्म्स है। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट करते हैं वो लो ही करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी मींस, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए रूल ऑफ किंग को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑप्शन बी रूल ऑफ पीपल को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों रूल ऑफ स्पीकर को बोलते हैं, या ऑप्शन डी रूल ऑफ मिनिस्टर। सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट में भी लिखते रहेंगे, है ना, और सेशन को सारे बच्चे शेयर भी करेंगे, है ना, और लाइक भी करना है ना, सारी चीजें करनी है सर, और सबके साथ साथ आंसर भी देने ही है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है जल्दी से बच्चों बता दीजिए। सही आंसर हो जाएगा बच्चों रूल ऑफ पीपल। पीपल का जो रूल होता है, लोगों का जो रूल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो सर रूल ऑफ किंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ किंग को बोलते हैं बच्चों मोनार्की। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनार्की, है ना। रूल ऑफ किंग होता है मोनार्की। जैसे अभी के टाइम कहां पर देखने को मिलती है सर, जापान के अंदर देखने को मिलती है, और सर कहां पर देखने को मिलती है, थोड़े टाइम पहले नेपाल के अंदर भी होती थी। सर और भी कोई कंट्री है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल है, सऊदी अरब के अंदर भी अभी हमको क्या देखने को मिलती है, मोनार्की देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, एक किंग होता है और वो रूल करता है, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, रूल ऑफ पीपल को बच्चों डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो हमारा सवाल है यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ स्पीकर जैसी कोई चीज होती नहीं है, रूल ऑफ मिनिस्टर जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा हमारा रूल ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्लियर है। और वो भी चीज भी याद रखना जो मैंने तुमको पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी, डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डेमो दूसरा क्रेशिया, है ना। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। तो रूल ऑफ पीपल बहुत आसान सा सवाल था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 4 राइट आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 6 के 6 फंडामेंटल राइट हमने अपनी क्लास के अंदर एकदम रट लिए हैं। 6 के 6 फंडामेंटल आर्टिकल्स के साथ मैंने याद करवा दिए हैं। ठीक है,
राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑप्शन सी है बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन चार में से कौन सा एक है जो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर देंगे कमेंट के अंदर। सही आंसर देख लेते हैं, सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। सर पहले तो हुआ करता था। जी बच्चों बिल्कुल पहले हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? 1978 से पहले तक, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 1978 से पहले फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसके बाद बच्चों क्या हुआ? उसके बाद मौसम खराब हुआ और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है ना बच्चों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें क्या होता है? आर्टिकल, ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल लिस्ट से जो है निकाल दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है ना। कहाँ कर दिया जाता है सर? इसको रख दिया बच्चों हमने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं तो हमने इसको फंडामेंटल राइट से निकाला और कहाँ रखा? इसको हमने रख दिया 300A के अंदर। ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर आता है ये भी याद रखना। मैंने तुमको पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बताया था। पार्ट 12 के अंदर आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट नहीं है तो सर फिर ये कैसा राइट है? ये बच्चों लीगल राइट है, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा या तो लीगल राइट हो जाएगा या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर, है ना। कब खत्म हुआ? 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये याद रखना है। सर बाकी सारे क्या फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। देखो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर है ना, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। उसके बाद बच्चों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 27 और 28 के अंदर आर्टिकल के अंदर है। ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। सर एक चीज और मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सर आपने बताया था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट याद रखने हैं। ये सारे फैक्ट डायरेक्ट एक नंबर के साथ बहुत आसानी से ये जो है डायरेक्ट फैक्ट से यहाँ से सवाल बनता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बच्चों बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के अंदर किस लिए काम आता है सर? हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। सर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना हो, मेरे को हाई कोर्ट जाना हो तो बच्चों आप हाई कोर्ट चले जाना, है ना। अगर हाई कोर्ट जाना हो तो आप यूज करना आर्टिकल 226। चलिए, अरे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जापान के अंदर एक सिटी है ओसाका और एक वैसी ही सिटी है मुंबई हमारे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों ही बच्चों डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई दीज बोथ सिटीज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए बच्चों टोपोग्राफिकली फेवरेबल, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर मतलब एरिया अच्छा है। दूसरा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इन दोनों सिटीज की जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ये रिलीजियसली जो है बहुत ज्यादा रिच है या इनकी वैल्यू है। ऑप्शन सी है बच्चों एक्सीलेंट क्लाइमेट कंडीशंस, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है ना, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छी बारिश होती है। ठीक, और ऑप्शन डी है हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी ये दोनों ही जो सिटीज हैं ये दोनों इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ पर हमको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुंबई के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जापान के बारे में, ओसाका के बारे में नहीं भी सुना होगा। तो देखो इधर ऑप्शंस को ना एक ट्रिक और मैं तुमको बता दूं, एलिमिनेशन ट्रिक होती है ना। अगर हमको डायरेक्ट भी आंसर नहीं पता है तो हम ऑप्शन को काट काट कर भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। देखो कैसे पहुंचते हैं, इधर देखो मुंबई और ओसाका की अगर हम बात करें तो टोपोग्राफिकली दोनों ही फेवरेबल नहीं है उतने ज्यादा। ठीक है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या तुमने कभी सुना है मुंबई के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदिर है या मुंबई के अंदर कोई बहुत बड़ी जो है रिलीजियस पैलेस है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। एक्सीलेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, आप जो है इंशाल्लाह आपका एंट्रेंस क्रैक होगा, उसके बाद आप 9th क्लास के अंदर जाएंगे, है ना। 9th क्लास के अंदर क्लाइमेट आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको जब पता चलेगा बच्चों कि हमारा जो मुंबई है ना, मुंबई कहां पर आता है? साउथ इंडिया के पास में आता है ना, और ये बीच वाला एरिया है, तो यहाँ पर ना ह्यूमिडिटी बच्चों बहुत ज्यादा होती है। ठीक, क्लाइमेट के चैप्टर में आप पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों, ऑप्शन डी, है ना, जो राइट आंसर है। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां पर हमको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं।
मुंबई, मुंबई को हमारा फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और बच्चों वैसे ही ओसाका जो है, ओसाका भी जापान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है ना। सर मुंबई का तो आपने बता दिया, ओसाका का भी बता दीजिए, ओसाका को क्या बोलते हैं? तो बच्चों ओसाका को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आपसे ओसाका के बारे में भी पूछ सकते हैं, मैनचेस्टर ऑफ जापान, और मुंबई को हमारी, मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं, मुंबई को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज, कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कौन सी 4 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करती हैं? ऑप्शन ए है बच्चों चाइना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडिया, और ऑप्शन डी है बच्चों अमेरिका। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। ठीक, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ज्योग्राफी के इंडस्ट्री जो हमने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा है वहां पर मैंने तुमको इसके बारे में बताया। आंसर हो जाएगा बच्चों बी ब्राजील, है ना, बी फॉर ब्राजील, है ना, ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक, तो ब्राजील इज द राइट आंसर। ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी होती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इन 4 ऑप्शंस में से बच्चों कौन सा है जो कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है? है ना, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अक्सर मिस्टेक बच्चों कहां पर होती है? जब हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वहां पर हम मिस्टेक कर बैठते हैं। यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, है ना, इस नोट को ना कभी इग्नोर मत करना। ठीक है, यहां पर अक्सर गलती हो जाती है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्पोज पॉली पैक आफ्टर शॉपिंग, यानी शॉपिंग करने के बाद जो हमारे पॉली पैक्स होते हैं, यानी जो हमारी पॉलीथीन्स होती हैं, उसको डिस्पोज कर देना, यानी उनको फेंक देना। क्या ये हमारे कंजर्वेशन के फेवर में है बच्चों? दूसरा ऑप्शन है क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, हमने टैप यूज की, पानी हमने यूज कर लिया, उसके बाद हमको जो है टैप को फौरन बंद कर देना है, तो ये तो हमारे फेवर में है। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, हमारे घर में बल्ब लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, जगमग जगमग हो रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर हमारा कोई बल्ब यूज नहीं हो रहा है तो हम उसको बंद कर देंगे, तो ये भी हमारे फेवर में है। नन ऑफ दिस को भी अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। देखो ऑप्शन ए देखो, डिस्पोज पॉली पैक आफ्टर शॉपिंग, हम शॉपिंग कर आए और हमारे जो पॉली पैक्स हैं, जो हमारी पॉलीथीन है, हमने उनको फेंक दिया, है ना, तो ये क्या है? इससे कंजर्वेशन थोड़ी ना होगा, इससे तो खराब होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल? ठीक है, 4 फ्यूल के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम और डीजल। इन चारों में बच्चों हमको बताना है कि इनमें से इको फ्रेंडली फ्यूल कौन सा है। जल्दी से आंसर दे दिए, है ना, बहुत आसान सा सवाल है। आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 की साइंस के अंदर भी चैप्टर है, वहां भी पढ़ा होगा, और एसएसटी के अंदर तो हमने अपनी क्लास के अंदर पढ़ ही रखा है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा ए, सीएनजी। क्या होता है सर सीएनजी? सीएनजी होता है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म याद रखनी है। ये क्या होता है? ये बच्चों इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल होता है, यानी हमारी जो गाड़ियां होती हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसके अंदर जो हम फ्यूल यूज करते हैं, हम पेट्रोलियम भी यूज करते हैं, डीजल भी यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। एलपीजी हम जो है अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज नहीं करते, दैट्स व्हाई सीएनजी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, डैश इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इनमें से बच्चों कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बैकबोन का मतलब क्या हुआ? बैकबोन का मतलब है कि हमारी जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो इस मेटल के बगैर चल ही नहीं सकती, काम ही नहीं कर सकती, ग्रो ही नहीं कर सकती। ठीक है, उस मेटल का नाम बताना है, बहुत आसान है। अगेन इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा बी, स्टील इज ऑफन कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। फिलअप्स भी भर देते हैं ना सर, स्टील को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्टील इज नोन एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, स्टील के अंदर बच्चों यहां पर देखो, एक चीज आपको और याद रखनी है, आयरन से हम स्टील बनाते हैं, है ना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। क्या होता है स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच, जब हम आयरन ओर से स्टील बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों स्मेल्टिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्पल है ए प्राइमरी एक्टिविटीज के,
बी सेकेंडरी एक्टिविटीज के, सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी और डी टर्शरी एक्टिविटीज। जब हमने बच्चों इंडस्ट्रीज वाला और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन तरह से हम जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होती है बच्चों हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी होती है बच्चों हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज और तीसरी होती है बच्चों हमारी टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज बच्चों क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज याद आ रहा होगा आपको, मैंने क्लास के अंदर बताया था, वो एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना बच्चों। वो एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती हैं वो सारी क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। सर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज बच्चों वो होती हैं जहां पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कोई भी नई चीज हमारी बन रही है या किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी एक्टिविटीज। वैल्यू एडिशन होता है यहाँ पर, है ना, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू में एडिशन हो जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सर टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है? टर्शरी एक्टिविटी का काम देखो एक दोस्त की तरह काम होता है ना। सर दोस्त की तरह ये कैसे काम होता है? टर्शरी एक्टिविटीज बच्चों क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना, सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करती हैं। किसको प्रोवाइड करती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज को। प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर जो है रॉ मटेरियल को यूज करके नई चीज बना रहे हैं। इन दोनों को बच्चों सर्विस की भी तो जरूरत होगी ना, और सपोर्ट की भी जरूरत होगी। वो सर्विस और सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराता है कौन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, अब इधर देखो अपने क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। बैंकिंग और इंश्योरेंस बच्चों दोनों ही क्या है? इसके अंदर ना ही तो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और ना ही कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को। जिन भी लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है, जिन भी लोगों ने प्लांट लगा रखे हैं, या जो भी नेचुरल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड है, उन सबको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग। हम उनको पैसा दे रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, हम उनको इंश्योरेंस बनाकर दे रहे हैं ताकि वो आसानी से काम कर सके। दैट इज वाई ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? दीज बोथ आर द फॉर्म ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इससे अलग इधर देखो, इससे अलग जो कम्युनिकेशन होता है वो भी किसके अंदर आता है? टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं दे ऑल कम्स इन द टर्शरी एक्टिविटीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, द आर्किटेक्ट हु डिजाइन न्यू दिल्ली वाज। उस आर्किटेक्ट का नाम बताना है जिसने डिजाइन किया है न्यू दिल्ली, है ना, हमारी न्यू दिल्ली का जो शहर है, इसको डिजाइनर कौन है उसको आपका उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों ली कोबिसर, ऑप्शन बी एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन सी है बच्चों जॉर्ज विटे और ऑप्शन डी है बच्चों एडविन मैक्स वेलफ्राई, है ना। चारों में से कौन है जिसको बोला जाता है डिजाइनर ऑफ न्यू दिल्ली? ठीक है, सिविलाइजिंग द नेशन वाला चैप्टर याद करो बच्चों, है ना, उस चैप्टर के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है ना, एडवर्ड लुटियंस। बी इज द राइट आंसर। एडवर्ड लुटियंस साहब है जिन्होंने हमारी दिल्ली को डिजाइन किया है। हमारी दिल्ली का इतना जो ये खूबसूरती सी आप देखते हो, है ना, रेड फोर्ट की बिल्डिंग हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, या हमारे पुराने जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ठीक है, और इनसे अलग जो हमारा गेटवे जो इंडिया गेट है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, सर दिल्ली से सीधा मुंबई, है ना बच्चों। ठीक है, तो इंडिया गेट जो है हमारा, ये भी इन्हीं ने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखना किसने डिजाइन किए? एडवर्ड लुटियंस साहब ने डिजाइन किए। दिल्ली के अंदर ही बच्चों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक जगह है, जब वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे लुटियंस गार्डन, है ना, लुटियंस गार्डन। दिल्ली की सबसे महंगी जगह है बच्चों लुटियंस गार्डन। ठीक है, बहुत महंगे महंगे यहाँ पर फ्लैट है, बहुत महंगे महंगे यहाँ पर घर है ना। और दिल्ली में जिनको लगता है कि दिल्ली के घर तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, दिल्ली की गलियां बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती हैं, आप एक बार ना लुटियंस गार्डन्स की तरफ जाकर देखना, आपको पता चलेगा कि घर जो है दिल्ली के अंदर भी बड़े बड़े घर होते हैं। ठीक, थोड़े महंगे जरूर होंगे, है ना, लेकिन आप जो है कभी मौका मिले तो जाकर देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। लॉर्ड डलहौजी इंप्लीमेंटेड। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी है इसमें से जिसको इंप्लीमेंट किया था? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, ऑप्शन बी है सब्सिडियरी अलायंस, ऑप्शन सी परमानेंट सेटलमेंट और ऑप्शन डी है बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन चारों में से कौन सी पॉलिसी है जिसको जो है हमारे डलहौजी साहब ने इंप्लीमेंट किया था?
बच्चों सा आंसर है, बहुत आसान सा आंसर है इसका, आप सबने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर है ना, ट्रेड टू टेरिटरी वाला। आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टीपू सुल्तान डाइड इन द, टीपू सुल्तान की जो बच्चों डेथ हुई थी वो कौन से वॉर के अंदर हुई थी? ठीक है, इधर देखो, टीपू सुल्तान के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बच्चों वॉर हुए थे, है ना। सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, टीपू सुल्तान के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुए थे, और इनको बोलते हैं बच्चों एंग्लो मैसूर वॉर। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? इनको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मींस ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, और मैसूर बोलते हैं बच्चों कर्नाटक वाली जो जगह, कर्नाटक के अंदर एक जगह है मैसूर, तो मैसूर से टीपू सुल्तान रूल करते थे, तो इन दोनों के बीच वाले वॉर को बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। 4 वॉर हुए बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और फोर्थ वाला जो बच्चों एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके अंदर फाइनली टीपू सुल्तान की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, इनकी कैपिटल हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है बच्चों, श्रीरंगपट्टनम इनकी कैपिटल थी। टीपू सुल्तान जो है अपनी कैपिटल को डिफेंड करते करते जो है ही डाइड इन द फोर्थ वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है, यानी फूलों का त्योहार किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी है बच्चों खानका, ऑप्शन सी है गुलफरोशा, और ऑप्शन डी है दरगाह। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है फ्लावर, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है। सर ये वाला सवाल कहां से आ गया सर, ये तो किसी भी चैप्टर से मैच नहीं हो रहा है ना। तो अगेन बच्चों सिविलाइजिंग द नेशन वाला जो चैप्टर है उसी के अंदर से ये सवाल है। एनसीईआरटी में एक जगह बहुत छोटा सा मेंशन है इसके बारे में, ज्यादा इसके बारे में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है। आई होप आंसर इसका भी आपको लगभग पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुलफरोशा इज द नेम ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, देखो यहां पर मैंने तुमको अभी बताया ना एलिमिनेशन, कितना आसान है एलिमिनेशन लगाना। ईदगाह क्या होता है सर? सर ईदगाह होता है जहां पर जो है हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद खानका, खानका क्या होती है सर? जैसे हमारे क्लासरूम्स होते हैं तो वैसे ही बच्चों इस्लामिक टीचिंग के अंदर जो इस्लामिक जो सूफी होते थे वो जहां पर पढ़ाते थे उस जगह को बोलते थे खानका, है ना। स्टडी रूम और सूफी सेंट, जो सूफी पढ़ाते थे उनके जो स्टडी रूम्स होते थे उनको बोलते थे। वैसे ही बच्चों दरगाह, तो दरगाह क्या होती है? दरगाह भी वही ऐसे ही होता है ना, जहाँ सूफी सेंट लोगों की कब्रें हैं उनकी, उसको बोलते हैं दरगाह। गुलफरोशा इज द आंसर, राइट आंसर। बहुत आसान है ना, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, वुड्स डिस्पैच वाज एन एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन, वुड्स डिस्पैच जो है ये एक एजुकेशनल पॉलिसी थी। याद करो बिल्कुल पहला वाला, जस्ट लास्ट वाले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने आपको सोल्व कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वुड्स डिस्पैच जो है ये किसके रूल के अंदर आया था, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, ये सारी ही चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी, है ना। तो पीवाईक्यूज की वीडियोस को बच्चों छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाना है 10 साल के पीवाईक्यूज को। आई कैन गारंटी यू कि आपको 15 से 16-17 सवाल ऐसे डायरेक्ट मिलेंगे जो या तो सेम रिपीट हो रहे होंगे, और सेम नहीं तो बच्चों थीम उनका डायरेक्ट रिपीट हो रहा होगा। 3-4 सवाल होते हैं हर साल जो इधर उधर से थोड़े से होते हैं, वरना पेपर बार बार वही रिपीट होकर आ रहा है। सारी वीडियोस आपको देखकर जानी है, एक एक पीवाईक्यूज को कर जाना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, वुड्स डिस्पैच जो है कब आया था, है ना। सर आपने सोल्व कराया हुआ, इसको तो हम यूं ही उड़ा देंगे। सी इज द राइट आंसर, है ना, 1854 वाला सी राइट आंसर है। अब देखो जो बच्चों ने हमारी वीडियोस देख रखी हैं वो बच्चे आगे ये भी बता देंगे कि ये किसके टाइम पीरियड के अंदर आया, है ना। तो बच्चों ये आया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड के अंदर। ठीक, इंडिया के गवर्नर जनरल उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इस टाइम पर ये हमारा वुड्स डिस्पैच आया। मैंने तुमको बताया था बच्चों वुड्स डिस्पैच को और क्या बोलते थे, इसको बोलते थे बच्चों मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्या बोला करते थे? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, है ना। तो आपसे वुड्स डिस्पैच भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको बोला करते थे, और आपसे बच्चों ये भी पूछ सकता है कि किसके टाइम पीरियड के अंदर आया था। तो आपको थीमेटिक स्टडी करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जब हम थीम्स के साथ किसी भी चीज को पढ़ते हैं उसके बाद उससे कहीं से भी सवाल हमसे पूछ लिया जाए, फिर हम उस सवाल को जो है टैकल कर लेते हैं, उस सवाल का जवाब हमारे पास होता है। लेकिन जब हम ऊपर ऊपर से फैक्ट पढ़ के जाते हैं तो हमारे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हमको पता है
नहीं पता है तो फिर उसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं। ये सॉल्यूशन वाली है नहीं है। एसएसटी के बारे में मैंने तुमको बहुत बार बताया, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं लगने वाला, तुम यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा सकते, तुम यहाँ पर चीजों को बैठकर याद नहीं कर सकते। सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुमको आंसर आता है तो टिक करोगे आगे बढ़ोगे, वरना दूसरा फिर आपको आंसर नहीं आता है, फिर तुक्का लगाओगे, या तो सही होगा गलत होगा, उसमें चांस जो है बच्चों बहुत ज्यादा खराब होने के होते हैं। ठीक है, तो अपने हर एक क्वेश्चन को तैयार कर कर हमको एग्जाम से पहले ही जाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। बेगम रुकैया शखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल। ये बेगम है, बेगम रुकैया शखावत है ना, इन्होंने स्कूल स्टार्ट किए थे। कहां पर इन्होंने स्कूल स्टार्ट किए थे वो आपको बताना है। बहुत आसान सा इसका आंसर है ना, कई बार हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। पटना और कलकत्ता के अंदर जो है इन्होंने स्कूल शुरू किए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय। दो न्यूज़पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, एक का नाम केसरी है, दूसरे का नाम मराठा है। इनको किसने शुरू किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बच्चों महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है बच्चों बाल गंगाधर तिलक। दोनों न्यूज़पेपर किसने शुरू किए थे आपको इसके बारे में बताना है। बहुत आसान है, अगेन है ना, किसने शुरू किए थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दोनों न्यूज़पेपर शुरू किए थे। इसके पीछे की मैं तुमको आयरनी बताऊं, देखो इधर दो न्यूज़पेपर है बच्चों, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठा। केसरी जिस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था बच्चों वो लैंग्वेज थी मराठी। ठीक है, मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था केसरी। और जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बच्चों मराठा, दिस वॉज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसके अंदर लिखा जाता था, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर लैंग्वेज भी हमसे पूछ ले कि मराठा जो है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था, तो हर एक बच्चे को आंसर पता होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर जो है मराठा न्यूज़पेपर लिखा जाता था और केसरी मराठा में लिखा जाता था। दोनों चीजों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग। गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, है ना। तो इस स्लोगन से पहले अपनी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है ना। अपने एंट्रेंस के अंदर बचे हैं मात्र कितने दिन बचे हैं सर, अपने एंट्रेंस के अंदर दिन बचे हैं 57, है ना। मास्टर एक एक दिन गिन रहा है तुम्हारे बेटा, है ना। 57 दिन बचे हैं और इतने ही दिन के अंदर अपनों को ये एंट्रेंस क्रैक करना है। हमें इससे आगे का सोचना ही नहीं है, हमको सोचना है 29 मार्च तक का। 29 मार्च को अपना जामिया का एंट्रेंस है, हमको क्रैक करना है फुल एंड फाइनल। इससे आगे का हमें अभी नहीं सोचना है। ठीक, तो डू और डाई, करो और मरो वाली सिचुएशन ही लेनी है। कब तक, 29 तक। अपनी जान लगा देनी है, पूरी बाजी लगा देनी है, खेल पलट देना है यार, है ना। एंट्रेंस क्रैक करना ही करना है, अपने लिए करना है, अपनी इज्जत के लिए करना है, घर वालों के लिए करना है, जिसके लिए करना है तुमको करो, लेकिन एंट्रेंस अपना क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 6th क्लास का एंट्रेंस दिया होगा, लेकिन ये हमारी 9th क्लास का जो एंट्रेंस है ये तुम्हारी लाइफ का पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चों की लाइफ का ये पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, है ना। इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, लेकिन बेटा ये तुम्हारा पहला जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये क्लियर होते ही तुम्हारा माइंड सेट जो होगा ना एकदम ऐसा हो जाएगा कि विनर वाला माइंड सेट होगा, कि हमको जिस कंपटीशन के अंदर आना है उसको हमको क्लियर करना है ना। अभी भी 57 है, बहुत टाइम है, 57 डेज कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं करते हो ना यार, तो फिर तुम्हारा गेम जो है बहुत पीछे रह जाएगा। और पहला तुम्हारा कंपटीशन है, इस कंपटीशन को तो तुमको हर हाल में जीतना ही जीतना है। ठीक है, सवाल करते हैं, गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट। बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी ने चलाए, 4 आपके सामने, इसमें से डू और डाई वाला स्लोगन गांधी जी ने कब दिया था। ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी चोरी चोरा इंसिडेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, और ऑप्शन डी है बच्चों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगेन सेम क्वेश्चन, बार बार मैं इस वीडियो के अंदर तुमको बता चुका हूं, डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने तुमको पहले भी वीडियोस के अंदर कराया हुआ है ना। चारों ही मूवमेंट के बारे में मैं तुमको 2 दफा तो एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। खिलाफत मूवमेंट हमारा कब शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था, है ना। कहां से रिलेटेड है सर, जो टर्की के अंदर हमारी खिलाफत होती थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुमको बताया था 2 ब्रदर्स ने मिलकर इसको शुरू किया था। ठीक है, दोनों को मिलाकर बोलते थे अली ब्रदर्स। ठीक है, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था बच्चों शौकत अली। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में मैंने तुमको ये बताया था। दूसरे मूवमेंट की बात करें, चोरी चोरा इंसिडेंट, तो याद होगा तुमको मैंने बताया था 1922 के अंदर, है ना। कब, 4 फरवरी 1922
जब पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसको गांधी जी ने क्या किया था, कॉल ऑफ कर दिया था, यानी बंद कर दिया था। किसकी वजह से? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से। चोरी चोरा कहाँ है? अगेन मैंने तुमको लोकेशन बताई थी, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर चोरी चोरा पड़ता है। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा, सर ये है हमारा राइट आंसर, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था बच्चों? 8 अगस्त को शुरू हुआ था। कहां से शुरू, कौन ईयर याद रखना है? 1942। ठीक है। जगह का नाम याद रखना है, मैंने तुमको कई बार इस जगह का नाम बता दिया, गोवालिया टैंक मुंबई के अंदर है, वहां पर ये मूवमेंट चालू हुआ। और जैसे ही ये मूवमेंट चालू हुआ, गांधी जी ने वहां पर जो है ये स्लोगन दिया, डू और डाई। इंडियन रिवॉल्यूशन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, जहां से तुम सीख सकते हो कि तुमको अपने एंट्रेंस के अंदर क्या करना है। जब ब्रिटिशर्स किसी भी कीमत पर नहीं मान रहे थे इंडिया को फ्रीडम देने के लिए, लास्ट में अगर गांधी जी ने बोला कि भाई अब जो है इससे आगे नहीं हो सकता, एंड नाउ इट्स द सिचुएशन ऑफ डू और डाई, अब या तो करना है या मरना है। आजादी इस तरीके से मिली है, तुमको भी अगर आजादी चाहिए, या तुम भी बेटा अगर अपना एक मर्तबा बनाना चाहते हो, अपनी एक जगह बनाना चाहते हो अपनी फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, दिस इज द गोल्डन चांस तुम सबके पास, है ना। जामिया का एंट्रेंस क्रैक करने के, वो भी 9th क्लास का एंट्रेंस क्रैक करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी जो प्लेस यहाँ होती है यहाँ चली जाती है ना। जब तुम इस लोगों को कोई, अगर तुम सिर्फ इतना बताते हो ना कि किसी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कूल हो सकता है, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, बहुत टॉप स्कूल हो सकता है, किसी स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, लेकिन आप वहां पर बताओगे मैं एबीसी में पढ़ता हूँ, मैं XYZ में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वहां पढ़ता हूँ। वेन यू स्टडी इन जामिया और वेन यू स्टडी इन AMU, तो आप अपना स्कूल नहीं बताते, यू जस्ट से या तो मैं जामिया में पढ़ता हूँ या मैं AMU में पढ़ता हूँ, है ना। और मैं ये चीज तुमको पर्सनली बता सकता हूँ कि लोग जो तुमको इस तरीके से देख रहे होते हैं, फिर वो लोग तुमको ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, है ना। दिस इज द परफेक्ट डिफरेंस जो आता है कहां पर? सिलेक्शन के बाद। ठीक है, इतना मोटिवेशन काफी है, मोटिवेशन से होता कुछ नहीं है। डिसिप्लिन इज द थिंग विच मैटर्स। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसी तरीके से एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। जैसा हमारी ये 5 वीडियो आज हमने देखी है, वैसे ही आगे भी वीडियोस आ रही हैं, सारे PYQ करेंगे। PYQ जैसे ही हमारे खत्म होंगे, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। हर एक चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे सोल्व कर देंगे, SST के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, न्यूरॉन एकेडमी के चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इसके साथ जुड़ जाना है। आपको यहां से लेकर एंट्रेंस क्रैक करवाने तक की जो जर्नी है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। 8th क्लास का सिलेबस यार तुम देखो, एक तो पढ़ चुके हो 8th क्लास के अंदर, दोबारा हम सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑलरेडी करवा रहे हैं, है ना। तो बार बार वही चीजें हम पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से तुमको पढ़ा देंगे ना, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, तुम्हारा यार सिलेक्शन होगा 2 महीने बाद, तुम इंशाल्लाह जामिया और AMU में बैठे होंगे, है ना। और उस टाइम पर सोचोगे कि न्यूरॉन एकेडमी के साथ खड़े हो गए थे तो आज जो है AMU और जामिया में। ठीक, तो ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। जो अभी का टाइम है, इस टाइम के अंदर मेहनत करो अच्छे से, है ना। और इंशाल्लाह इस एंट्रेंस को क्रैक करना है। अपनी मेंटेलिटी ऐसी कर लो कि मेरे को 2 महीने के अंदर एंट्रेंस क्रैक करना है, उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो भी यार थोड़ा सेक्रीफाइस होता है उतना कर लेंगे, चलता है ना। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में अपन जाने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपन जाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो का एंड है, जैसे आज की वीडियो आई है वैसे ही बाकी की भी वीडियोस आती रहेंगी, है ना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।